नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम विज्ञान का संपूर्ण पेपर हल करेंगे। इस पेपर से टोटल आपका सभी क्वेश्चंस पूरे पेपर में फंसेंगे, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है Fe2O3 2Al Al2O3 2Fe, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको ऑप्शन दिए गए संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? राइट ऑप्शन रहेगा सी, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। यानी इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, हाइड्रोजन गैस का आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। दूसरा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नंबर 3 है आयरन लवण व जल बनता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या हो सकता है? आपको पता होगा कि लाल लिटमस को कौन नीला कर देता है। पहला ऑप्शन दे रखा है पीएच मान 1, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है आपका 10। तो आपको पता है 7 से कम जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, और 7 से ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो क्षार जो है वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक या एंटीसिक। ऑप्शन क्या रहेगा बताइए। ऑप्शन रहेगा आपका एंटीसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि जो पीने वाला जल है उसको जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन रहेगा आपका ए है CaOCl2, CuCl2, CaCl2 और CaCO3। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? आप जल्दी से टिक करें। ऑप्शन आपका फर्स्ट सही है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा है इसमें कौन सा अम्लीय लवण है। पहला NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCN। बताइए कौन सा सही रहेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन है इसलिए आप कहेंगे NaHSO4 क्या होगा? अम्लीय लवण होगा, ठीक है। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। दूसरे इसमें बताना है आपको 6 सहसंयोजक आबंध है या 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है या 9 सहसंयोजक आबंध है। जो एथेन का आणविक सूत्र है C2H6, इसमें यही बताना है आपको कि कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो आप कहेंगे 7 सहसंयोजक आबंध हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेनोन के क्रियात्मक समूह क्या है? अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह दिए गए, जिसमें आपका डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये वाला कीटोन वाला समूह जो होगा ब्यूटेनोन होगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके लिए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन दे रखा है एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। वैसे वीडियो मैंने आपको एक में बता दिया है, अगर आपने याद किया है तो आप टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन आपका रहेगा दूसरा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। एक तत्व है X, जो HCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः
किस समूह के अंतर्गत होगा? अगर आपने आवर्त सारणी पढ़ी है तो बताइए वह कौन सा तत्व होगा? ऑप्शन आपको दिया है सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन आपका सी सही है, मैग्नीशियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? नंबर 1 आपको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन आपका सही रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेफड़ों से शुद्ध जल, शुद्ध रक्त आता है। नंबर ऑप्शन 1 में है बाएं लिंग से, दाएं लिंग से, बाएं निलय से और दाएं निलय से। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपने बायो को सही से पढ़ा है तो आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ऑप्शन सही रहेगा बाएं लिंग से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन, भोजन का वाहन, अमीनो अम्ल का वाहन और नंबर डी है ऑक्सीजन का वाहन। कौन सा ऑप्शन सही है? आप जल्दी से टिक करें। तो जा से हो गया जल, तो ऑप्शन सही रहेगा आपका जल का वाहन। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था चार्ल्स डार्विन ने, अयोगो डी ब्रीज ने, जॉन ग्रेगर मेंडल ने, रॉबर्ट हुक ने। मैंने आपको ये क्वेश्चंस भी करा दिया है जिसमें आपका आंसर रहेगा जॉन ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन अगला देखते हैं। विकासीय के दृष्टिकोण हमारी किस से अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। चिंपैंजी। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में करा दिया है, 0, 25 सेंटीमीटर, अनंत, -25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम इन सभी क्वेश्चंस को सही से पढ़ लें। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो दर्पण की वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का आधा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके आपका 20 आ जाएगा। वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, वैल्यू लगाने के बाद आपका 20 सेंटीमीटर आंसर होगा, जिसमें आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऑप्शन कौन सा सही लगाएंगे? बी। ठीक है, निर्वात में प्रकाश, अगला क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच जिसका अपवर्तनांक देखा है 1.5 है में प्रकाश की चाल क्या होगी? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में पहले ही करा दिया है, लेकिन फिर भी आज आप उस चीज़ को क्लियर कर लें। तो आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि जो चाल दे रखी है आपको कुछ नहीं करना, उससे अपवर्तनांक से उसी में भाग कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो अपवर्तनांक कितना है? 1.5, इसे भाग करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे 2 आएगा।
2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपका। जो भी ऑप्शन है उसी पे आप टिक कर देंगे। आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पता था आज आप इधर उधर से वीडियो ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में सब कुछ क्वेश्चन टोटल्स दे दिए पहले याद करने के लिए, और अब आप एक ही वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, कि जो स्वस्थ आँख है उसके लिए दूरबिंदु क्या होता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और नंबर डी दे रखा है इनफाइनाइट यानी अनंत, कि एक अच्छी आँख कहाँ तक देख सकती है, कितनी दूरी तक देख सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका रहेगा अनंत। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है आपके लिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभि द्वारा और परितारिक द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका रहेगा पश्चमाभि द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आज आप याद कर लें। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। जब चंद्रमा पे से हम आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, बैंगनी, काला, नीला या सफ़ेद। तो ऑप्शन आपका रहेगा काला। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन से प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपसे क्या पूछा है, प्रतिरोध का मात्रक। आपको पता है कि B = IR एक फॉर्मूला होता है, जिसे मैंने ओम के नियम में आपको सिद्ध कराया होगा। ऑप्शन रहेगा ओम। ठीक है, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या मोटर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए करा दिया है। ऑप्शन रहेगा जनित्र। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताएंगे। ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या पेट्रोलियम या फिर जल विद्युत। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी, कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चंस मैंने करा दिया है आपके लिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये भी क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आज वीडियो में डाला था, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को आप फिर दोबारा से देख लें एक बार, कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए दहन से पहले इसे रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। कहने का मतलब, जब मैग्नीशियम की छड़ होती है उस पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा लेती है। तो अगर मैग्नीशियम को जलाना होता है उससे पहले आप उसे क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं रेगमाल से, फिर उसे जलाते हैं। ठीक है, इसमें यही किया गया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये लिखा है रेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 100% आने की संभावना है इसकी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तेल एवं वसा खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो खाने वाले पदार्थ हैं, जैसे पैकेट वगैरह में आपने देखा होगा चिप्स वगैरह आते हैं, तो उन्हें पहले नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। तेल एवं वसा खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से
प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, यानी वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते, इसलिए वो खराब नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, यानी अगर आप खाद्य पदार्थ, जो खाद्य के पदार्थ, खाने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं और वो पदार्थ जो है खराब नहीं होते हैं। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध है पीने वाला जल, उसका पीएच मान कितना होता है, यही आपको बताना है। ऑप्शन रहेगा 7। इस क्वेश्चन के 90% आने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लें। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार आया है। सरल तो है लेकिन आया कई बार है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ताज़े दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बनने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर देकर समझाइए। यानी अपनी भाषा में आपको समझाना है कि जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच 6 होता है, लेकिन दही बनने पर इसके पीएच मान में क्या फ़र्क पड़ता है, आप बताएंगे। ताज़े दूध का, आप कहेंगे ताज़े दूध का पीएच मान जो होता है 6 होता है ना, परंतु दही बनने पर इसके पीएच मान में कमी होगी, क्योंकि ये अम्लीय होने लगता है, इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी। कहने का अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसकी जांच हम इस तथ्य से कर सकते हैं कि ताज़ा दूध मीठा होता है परंतु दही खट्टा होता है। यानी बिल्कुल अपनी भाषा में आपको लिखना है सही से, और आप बता सकते हैं। ये 1 से 2 नंबर आने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, वो अम्लीय प्रकृति उसकी बढ़ जाती है, यानी जो ताज़ा दूध होगा वो मीठा लगता है स्वाद में, और जैसे जैसे उसको दही बनता है वो स्वाद में कैसा खट्टा लगने लगता है। अगला देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए पहले करा दिया है, लेकिन फिर भी आज आप देख लें, क्योंकि आज आपको एक ही वीडियो में सब कुछ है और इसी वीडियो से आप संपूर्ण पेपर की तैयारी करेंगे। तो आप कहेंगे धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट व अणुसूत्र Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है, ऐसे ही आप लिख लेंगे। बहुत अच्छी और सुंदर राइटिंग लिखेंगे आप पेपर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर के 2 प्रमुख आयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कॉपर के 2 आयस्कों के नाम सल्फाइड आयस्क और ऑक्साइड आयस्क है। ठीक है, जिसे कॉपर ग्लांस कहते हैं, जिसमें S लगा हो उसमें ग्लांस, और जिसमें O लगा हो इसे क्यूप्राइट। Cu2S और Cu2O। S लग जाए तो सल्फाइड होगा और O लगा हो तो ऑक्साइड होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं और इनके याद करने में आपको आसानी होगी। बहुत अच्छी तरीके से आप याद करेंगे इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। इन्हें भी आप अपनी भाषा में, लैंग्वेज में अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके निम्नवत हैं। लोहे की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाकर, यानी पेंट या ग्रीस लगा दिया जाए तो लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा यस्द लेपन, यानी लोहे की जो वस्तुएं हैं उसे जस्ते की चादर चढ़ाकर भी उसको आप जंग लगने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नियम हो गए जिन्हें आप पेंट करके और जस्ता की चादर लगा के पेंट करके दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ऑप्शन योगात्मक अभिक्रिया को 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो योगात्मक अभिक्रिया आप उदाहरण देकर लिखेंगे। क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। योगात्मक अभिक्रिया 2 पदार्थ आपस में सहयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं,
कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है। यानी योगात्मक अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो पदार्थ जो हैं संयोग करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, और उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है, कि यानी एक ही पदार्थ बनेगा जो भी बनेगा, लेकिन अन्य पदार्थ नहीं बनेगा, उसी को योगात्मक अभिक्रिया में देखते हैं एग्जाम्पल के अनुसार। जैसे आपने क्रिया की CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि आप पता है कार्बन की संयुक्तता 4 होती है। इससे क्रिया करेंगे H2O से, तो क्या बनेगा, Na की उपस्थिति में करेंगे सोडियम की, और 200 सेल्सियस से 300 सेल्सियस ताप पर करेंगे, तो बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। C2H6, ठीक है। इसका नाम है एथिलीन और इसका नाम है एथेन, ठीक है। नाम जरूर लिखेंगे आप हर सभी का, क्योंकि नाम लिखने से टीचर आपको फुल नंबर देगा। अगला क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित में परिवर्तन किस प्रकार करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, एसिटिक अम्ल से मेथेन कैसे बनाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको वीडियो में करा दिया है, आप एक बार देख ले, वरना यहाँ मैं आपको टोटल एक ही वीडियो में सब कुछ दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे देखते हैं उसे। CH3COOH प्लस NaOH की क्रिया जब हम करेंगे तो सबसे पहले CH3COONa यानी सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस H2O, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पहले नाम लिखेंगे सोडियम एसीटेट, और इसे उठाएंगे, इधर रखेंगे, और इसकी पुनः क्रिया कराएंगे। एसिटिक अम्ल लिख दिया यहाँ पे, और इसको आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम दोबारा से CH3 COONA प्लस इसकी क्रिया पुनः NaOH से करेंगे, तो जो बनेगा वो हमारा मेथेन बनेगा। यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया होगी। अब कर्व करेंगे तो CH3 और ये वाला लास्ट वाला H मिलकर बनाएगा CH4 यानी मेथेन बन गया, प्लस ऊपर की ओर इसलिए दिखा दिया एरो लगा के ताकि ये गैस है, और यहाँ बनेगा Na2CO3, ठीक है, यानी सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से ये रिएक्शन आपकी होगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप कर सकते हैं एसिटिक अम्ल से मेथेन का निर्माण, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एसिटिक अम्ल के दो उपयोग लिखिए। एसिटिक अम्ल के दो उपयोग निम्नलिखित हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कृत्रिम सिरका बनाने में, ठीक है। अभिकर्मक के रूप में और कृत्रिम, जो खाने का सिरका होता है उसे भी एसिटिक अम्ल के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। जो आधुनिक आवर्त नियम है उसे लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत अच्छी तरीके से सुंदर राइटिंग में लिख कर आएंगे, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे आप लिख आएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। जो हमारा पेट है उसमें जो अम्ल बनता है उस अम्ल का
क्या महत्व है, वही हम इस क्वेश्चन में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। ठीक है, जो हमारे भोजन में जीवाणु होते हैं उन्हें भी अम्ल क्या करता है, नष्ट करता है। और ये अम्लीय माध्यम भी तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक, यानी जो पेप्सिन की क्रिया होती है एंजाइम से, उस क्रिया में भी सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, उसके उपोत्पाद क्या हैं, उसके उपोत्पाद क्या हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने वैसे आपको वीडियो में करा दिया, लेकिन आप फिर भी इसे देख लें। स्वयंपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि परिस्थितियों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके उपोत्पाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। NADP का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चंस भी आप याद कर लेंगे। NADP का पूरा नाम क्या है? निकोटिनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, ये इसका पूरा नाम है। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपका है DNA RNA का फुल फॉर्म आपको लिखनी है। ATP तथा ADP का पूरा नाम क्या है? ATP या ADP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये ATP का फुल फॉर्म हुआ। ADP का फुल फॉर्म हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार भिन्न है? यानी द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या डिफरेंट है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो पहला दे रखा है द्विविखंडन विधि द्वारा एक कोश की जीव दो भागों में विभक्त होता है। यानी इसमें एक कोश की जो जीव है वो दो भागों में विभक्त होता है। प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है, यानी दो भागों में विभाजित होगा और एक नए जीव के रूप में क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, जैसे अमीबा। बहुविखंडन देखेंगे, इस विधि में एक कोश की जीव अनेक भागों में विभक्त होता है और तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। यानी बहुत से जीवों में कई भागों में क्या होगा, ये विभक्त होगा और प्रत्येक भाग यानी जितने भी भागों में बनेगा वो अलग अलग विभक्त हो जाएगा, यानी विकसित और अलग अलग जीव के रूप में विकसित होगा। जैसे मलेरिया परजीवी यानी प्लेजोमोडियम। ठीक है, प्लेजोमोडियम एग्जाम्पल के तौर पे रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे परिवार नियोजन से इसका क्या अर्थ है और छोटे परिवार के महत्व को भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसका आंसर दिया गया है परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं।
यानी आपको परिवार क्या रखना है, सीमित रखना है, और परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को ही परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन होगा। यानी यदि बच्चे कम हैं तो परिवार का रहन सहन अच्छा होगा, और यदि बच्चे ज़्यादा हैं तो परिवार का रहन सहन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ लेंगे और याद हो जाएगा ये। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम लिखिए। लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों के नाम है हीमोफीलिया तथा बड़दंता। लिंग संलग्नता के रोग हैं। कहने का मतलब ये वो रोग जो माता पिता से ही बच्चों के अंदर जाते हैं। ठीक है, इनका कोई उपचार नहीं होता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, डीएनए और आरएनए लिखेंगे, बीच में एक लाइन खींचेंगे जैसे कि मैंने आपको खींच के दिखाया है, और फिर इसके बारे में डिटेल में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। एक लाइन खींचना बहुत ज़रूरी है, इससे स्पष्ट हो जाता है। यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, आरएनए की बात करते हैं। यह मुख्य रूप से कोश का द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। दूसरा है इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है, जिसमें अनेक, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इस तरीके से देखें, जिसमें अनेक यूक्लियोटाइड्स अणु लगे होते हैं। ठीक है, इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। इसके नाइट्रोजन क्षारक एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व चायमीन होता है। ठीक है, इसके नाइट्रोजन क्षारक एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन व यूरेसिल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कोड देखते हैं अगला। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो कोशिका की क्रियाओं क्या करता है, नियंत्रण करता है। यह मादा यदा कदा आनुवांशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण के रूप में पाया जाता है। ठीक है, आप इसे सही से याद कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको दी गई है। ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया। इसकी फोकस दूरी क्या होगी, आपको फोकस दूरी का फार्मूला याद होना चाहिए, F बराबर R/2, और जब आप वैल्यू लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्या आपको दी गई है तो आंसर आएगा आपका 2, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इस फार्मूले के द्वारा आप निकाल सकते हैं। आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वार्ता क्यों देते हैं। ये क्वेश्चंस भी मैंने वीडियो में करा दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, फिर भी आप एक बार देख लें। हम वाहनों के उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वार्ता देते हैं क्योंकि यह वस्तुओं दूर स्थित, जो वस्तुएं दूर स्थित होती हैं उसका सीधा, पूर्ण तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चाहे वस्तु कितनी भी दूर हो लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, पूर्ण बनेगा और छोटा बनेगा, जिससे हमें पता चल जाता है पीछे से क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपूर्णांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। जल का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक ज्ञात करें। ये क्वेश्चंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लेंगे। प्रश्न अनुसार सबसे पहले जैसा प्रश्न किया था वैसा करते हैं। ANW, ठीक है, इसे वायु के सापेक्ष हो गया जल का अपूर्णांक 4/3, और ये हो गया वायु के सापेक्ष
ग्लास का अपूर्णांक, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे GNW, ANW ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा, ठीक है। आप वैल्यू लगा देंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 8/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ANW का मतलब क्या है आपको पता चल गया, जल का कांच के सापेक्ष, यानी वायु का जल का और वायु के सापेक्ष कांच का ये अपूर्णांक दे रखे हैं। उन्हीं चीज़ों को मैंने प्रदर्शित किया, फिर मैंने फॉर्मूला लगाया और इसे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ नेत्र की समझन क्षमता से क्या अभिप्राय है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूर स्थित वस्तु को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाता है। यानी हमारी नेत्र या वस्तु दूर हो या पास हो, उसे देखने के लिए चाहे तो उस अपने अनुसार फोकस दूरी कम या ज़्यादा कर लेता है, उसी को नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना होगा, यानी दूर दृष्टि दोष की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं कुछ उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। इसका आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है, ठीक है। इसे भी बहुत पढ़ के जाएंगे आप, ये भी IMP क्वेश्चन से यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बिंदु A से B की ओर 10 की पावर 8 बिंदु A से B की ओर 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर -4 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको दे रखा है 1.6 × 10 की पावर 19 कूलाम, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला लगाएंगे आप, सबसे पहले दिमाग लगाएं, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। तो आप जानते हैं विद्युत धारा बराबर यानी I बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या ठीक है, विद्युत धारा बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला रहेगा, वैल्यू लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अपॉन में आप क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे 10 की पावर 8 1.6 × 10 की पावर 19, नीचे समय यानी समय आपको दे रखा 10 की पावर -4। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये पहले 1.6 नीचे की पावर ऊपर जाके प्लस हो गई और ये 19 यानी ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी प्लस वाली, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा और इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 7 बचेगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका एम्पियर में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। B से A की ओर रहेगी, ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन को आप जल्दी से एक बार दोबारा देख लेंगे बाद में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है। जब घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत मान्य तार एक उदासीन तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इस घटना को ही लघुपतन कहते हैं, ठीक है। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें यानी, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के सभी जीवों स्तरों के बीच भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर है। यदि किसी एक पोषी स्तर के सभी जीव मार दिए जाएं तो पूरी श्रृंखला नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। यानी यदि आपने किसी भी खाद्य श्रृंखला के किसी भी स्तर के जीवों को क्या कर दिया, मार दिया,
तो ये खाद्य श्रृंखला ही सब कुछ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ दूसरी चीज़ पर निर्भर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, इसको बनाने की विधि, भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में कराया है, फिर भी आप इसे एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस एक ही साथ कर दिए हैं। तो क्वेश्चन आंसर रहेगा ब्लीचिंग पाउडर का या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तथा अणुसूत्र CaOCl2 यानी कैल्शियम से Ca, ऑक्सी से O और क्लोराइड से Cl होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बनाने की विधि। व्यंजक चूर्ण शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसकी क्रिया? क्लोरीन की क्रिया द्वारा। ठीक है, जब व्यंजक चूर्ण की क्रिया, जो व्यंजक चूर्ण का निर्माण है, जब हम शुष्क यानी बुझा हुआ चूना लेते हैं और उसकी क्रिया क्लोरीन से जब कराते हैं तब क्या बनता है? व्यंजक चूर्ण बनता है। देखते हैं कैसे। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 एरो CaOCl2 H2O यानी इस चीज़ का निर्माण होगा। यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, क्या ही आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, सबके नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले वाले को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे क्लोरीन कहते हैं, और व्यंजक चूर्ण मैंने लिख दिया, लास्ट में आप जल लिख लेंगे। यानी सभी का नाम अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, टीचर आपसे खुश रहेगा। भौतिक गुण, भौतिक गुण रहेगा यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। ठीक है, याद रखेंगे, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है। इसका जलीय विलयन दूधिया होता है, यानी इसका जो जलीय विलयन है वो दूध के समान सफ़ेद होता है। इसमें क्लोरीन Cl2 की गंध आती है, ये भी याद रखेंगे कि इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, इसे जल, अब रासायनिक गुण देखते हैं। इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, यानी जब हम इसे जल में घोलते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, और इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा? दूधिया होगा। ठीक है, तो पहले इसे जल में घोलते हैं, क्या बनता है देखते हैं। सबसे पहले तो क्लोरीन गैस निकलेगी यानी CaOH, और क्लोरीन गैस निकलेगी, तो जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? दूधिया होगा। ठीक है, यानी इसका उपयोग हमें सफ़ेदी करने में भी करते हैं, है ना। या चूना पत्थर जो होता है वो CaOH ही होता है। तनु अम्लों से क्रिया, क्लोरीन गैस निकलती। जब हम इसकी क्रिया तनु अम्लों से कराते हैं तो इसमें से क्लोरीन गैस निकलती है। तो करते हैं तनु अम्ल से क्रिया, यानी इसकी क्रिया हम H2SO4 से करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी और एक लवण बनेगा। देखते हैं, CaSO4 ये लवण हो गया, कैल्शियम सल्फेट, और H2O Cl2। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। इनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले को कहेंगे आप ब्लीचिंग पाउडर, दूसरे को सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम सल्फेट, फिर जल, फिर क्लोरीन। ठीक है, सबका नाम लिखेंगे तो आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। उपयोग देखते हैं। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ब्लीचिंग पाउडर है ये ऊन को सिकुड़ने से बचाता है। नंबर 2 है क्लोरोफॉर्म बनाने में, और दूसरा है पेय जल को जीवाणु रहित करने में। ठीक है, यानी इसको अगर क्लोरोफॉर्म बनाना है तब भी इसी का प्रयोग करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग दीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आप याद करेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग बताइए। तो ये मैंने आपको लिख के दिखाया है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यह वह सूची है जिसमें धातु की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं को उसकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है। विस्थापन प्रयोग के बाद निम्न श्रेणी को, ये जो श्रेणी है, निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है। यानी विस्थापन के प्रयोगों द्वारा बाद में, उसके बाद में इस श्रेणी को बनाया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया, यानी निम्न श्रेणी को उसके बाद बनाया गया है। ठीक है। कैल्शियम, पहला है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर की जो धातु होती है ना, वो सबसे अधिक क्रियाशील होती है और नीचे की जो धातु होती है वो कम क्रियाशील होती है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ एरो लगा के, अगर इस तरीके से मैं नीचे की ओर एरो खींचता हूँ तो जो धातु सबसे ऊपर होगी वो सबसे अधिक क्रियाशील होगी और जो सबसे नीचे होगी वो सबसे कम क्रियाशील होगी। ठीक है। यानी अगर ऊपर की बात की जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील, अभिक्रियाशील। ठीक है। क्रियाशील या अभिक्रियाशील बात एक ही है। और जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती जाती है, यानी क्रियाशीलता घटती जाएगी। ठीक है। और नीचे वाले तत्व की सबसे कम क्रियाशीलता होगी। नीचे वाला तत्व क्या है, सबसे कम क्रियाशील, जैसे कि गोल्ड। गोल्ड बहुत कम क्रियाशील तत्व है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अनुप्रयोग बताना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। यानी इस श्रेणी के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना कर सकते हैं कि कौन कितना क्रियाशील है। ठीक है। दूसरा, विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है। यानी इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी धातु है जो वो अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है, कौन सी नहीं। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं। यानी हमें इस बात की भी यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए। एसिटिक अम्ल के प्रमुख उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ये आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। ये विस्तृत में आएगा क्वेश्चंस। अच्छा क्वेश्चन है जिसके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं जिस प्रकार अम्ल और क्षार पारस्परिक यानी आपस में क्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं, जिस प्रकार अम्ल क्षार पारस्परिक अभिक्रिया से लवण और जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एक एस्टर तथा जल बनते हैं। इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। समझ आया। जिस प्रकार अम्ल और क्षार पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल और अल्कोहल की क्रिया परस्पर अभिक्रिया से क्या बनाते हैं, एस्टर और जल बनाते हैं। इसी क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। समझ आ गया। मैं इसको रिएक्शन देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उदाहरण देखेंगे। एक अम्ल लेते हैं CH3COOH और एक अल्कोहल लेंगे हम। अल्कोहल
आपका रहेगा C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। जब इसे आप ACT अम्ल कहेंगे। नाम जरूर लिखें आप, नाम लिखने से कॉपी में सुंदरता बढ़ेगी और आपको फुल नंबर मिलेंगे। एरो लगाएंगे। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होगी। यहाँ का CH3 और COO उठाएंगे और C2H5 हम यहाँ लिख देंगे। यही बन गया आपका एस्टर और लास्ट में आपका क्या बचा, जल। ठीक है, इसी कहते हैं आपका एस्टर, जिसका नाम है एथिल एसीटेट और इसे एस्टर भी कहते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको पता है जल है। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। यानी इस क्वेश्चन में और क्या पूछा है, और आपसे पूछा है आपको इसका जलापघटन भी करना है। ठीक है, तो एथिल एसीटेट का जलापघटन करेंगे। नहीं, इसी रिएक्शन को आपको करना क्या है, उल्टा करके लिख दिया मैंने ऊपर वाली रिएक्शन को, और पुनः एसिटिक अम्ल और C2H5 ही बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यानी एथिल एसीटेट को जैसे ही मैंने जल में घोला और जल में घोलने पर क्या बना, आपका बना CH3COOH प्लस एथिल अल्कोहल। ठीक है, यानी मैंने ऊपर वाली रिएक्शन को उल्टा करके लिख दिया, यही समझें आप। प्रयोगशाला, अब इसके उपयोग अगर देखे जाए तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कृत्रिम सिरका के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसका उपयोग आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने वैसे आपको एक बार करा दिया है, लेकिन फिर भी अब देख लें आप, क्योंकि अब तो सब कुछ आपको एक ही वीडियो मिल रहा है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। नया क्वेश्चन है आपका, पाचन क्या है, पाचन से क्या तात्पर्य, इसमें कौन कौन से पाचक रस भाग लेते हैं। आमाशय तथा क्षुद्रांत के होने वाली पाचन क्रिया को आपको वर्णन करना है। ठीक है, जैसे डायग्राम में अगर देखा जाए, ये मुख, ग्रासनी, लीवर, आमाशय, ये आपका लीवर है, ये आपका आमाशय है, और ये जो दे रखा है आपका, ये नीले कलर से है, ये गुद्दार है, बड़ी आंत है, छोटी आंत। मैंने सब कुछ बनाया, आप अब एक बार इसे बना के जरूर देख लें। मुख, सबसे पहले मुख से स्टार्ट होता है पाचन। संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण योग्य बनाना, जिससे रुधिर में मिलकर अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों में अर्थात ऊतकों तक, कोशिकाओं में पहुंच जाए। पाचन क्या है, पाचन एक संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों को घुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण योग्य बनाता है, जिससे वे रुधिर में क्या हो जाए, मिल जाए, और मिलकर किसी अन्य प्रकार शरीर के विभिन्न भागों तक और ऊतकों तथा कोशिकाओं तक पहुंच जाए। ठीक है, इस तरीके से पाचन का कार्य है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं मुख तथा मुख द्वार। डायग्राम में देखेंगे, मुख द्वारा हम भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मुख में लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। यानी उस लार ग्रंथि से क्या निकलता है, लार निकलता है, जो हमारे भोजन को निकलने में क्या करता है, सहायता करता है। और लार जो भोजन को मिलाता है, उससे क्या बनता है, बोलस बन जाता है, और वो आराम से अंदर चला जाता है। लार में टॉलिन नामक एंजाइम, लार में क्या पाया जाता है, टॉलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो शर्करा में बदल जाता है। जो एंजाइम लास्ट में किस में बदल जाता है, शर्करा में। ठीक है, अब देखते हैं ग्राशिका। निगल द्वार से भोजन ग्राशिका में जाता है, यानी ग्रास नली में जाता है। इसमें भोजन पाचन नहीं होता है, यानी ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता। ग्रास नली से यह कहाँ पहुँच जाता है, हमारे आमाशय यानी पेट में पहुँच जाता है। अब देखते हैं आमाशय। आमाशय में भोजन आता है, इससे जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। जठर नामक ग्रंथि से जठर नामक रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन पाया जाता है। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है जठर रस में, HCl, पेप्सिन, रेनिन। आप ध्यान रखना, ये आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी बन सकता है कि जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि जठर रस में HCl, पेप्सिन, रेनिन पाया जाता है। और आप जानते हैं HCl क्या करता है, HCl
हमारे भोजन को अम्लीय बनाता है और अम्ल में जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करता है। ठीक है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन से क्रिया करता है पेप्सिन। और रेनिन, रेनिन क्या है? ये जो दूध होता है ना उसे फटने से रोकता है। ठीक है। यानी रेनिन दूध को क्या करता है? फाड़ता है। ठीक है। हम लोग दूध सेवन करते हैं उसके लिए रेनिन। ठीक है। और पेप्सिन प्रोटीन का प्रयोग करता है। मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अमाशय हो गया। छोटी आंत पे चलते हैं अब। अमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, ग्रहणी से क्षुद्राणु में आता है, यानी छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। यानी छोटी आंत में जब तक छोटी आंत में आता है तब तक अत्यंत पाचन हो जाता है। ठीक है। तथा अवशोषण, जल तथा भोजन ही बचते हैं। अब क्या बचता है? भोजन, अवशोषण और भोजन ही बचते हैं। अब आता है बड़ी आंत में। आहार नाल का अंतिम भाग है यह। आहार नाल का क्या है? अंतिम भाग है। यहाँ लगभग 1.5 मीटर लंबी है और 4.7 मीटर चौड़ी है। लंबी नली होती है, बड़ी आंत की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ते रहना। ठीक है। मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, नियम, ओम के नियम का प्रयोग। इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन व परिपथ आरेख खींचिए। ओम के नियम अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहें तो किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी जो चालक है उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर की क्या होती है? समानुपाती होती है। धारा या बी समानुपाती आई। समानुपाती का चिन्ह लगाते हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है, इंटू आई लिखेंगे। इस स्थिरांक को आर से प्रदर्शित करेंगे तो बी बराबर आई आर हो गया। आप यहाँ पे जहाँ आर जो है वो चालक का प्रतिरोध है या स्थिरांक है, इसी को प्रतिरोध भी कहते हैं। आर बराबर बी अपॉन आई। अब अगर मात्रक की बात की जाए तो हम क्या काम करेंगे? इसका मात्रक ओम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और धारा का मात्रक एम्पियर, यानी ओम बराबर वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। ओम इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विभवांतर। इस तरीके से आप इसे प्रूव कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से टोटल ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बनाया है। अब ओम के नियम का सत्यापन करेंगे हम। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्र ए के अनुसार लगाते हैं। प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर B वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, ये बैटरी है, ये धारा नियंत्रक है, ठीक है, कुंजी है और ये अमीटर है, ये प्रतिरोध है और ये वोल्टमीटर है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा और एरो के द्वारा आपको बताना पड़ेगा धारा किधर से किधर को बह रही है। ठीक है। धारा जो है प्रयोग करने के लिए कुंजी के लगातार धारा नियंत्रक की एक स्थिति के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। इस प्रकार धारा नियंत्रक द्वारा परिपथ में बहने वाली धारा बदलकर अमीटर तथा वोल्टमीटर में पढ़ लेते हैं। अब विभवांतर को x अक्ष पर तथा धारा को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है। विभवांतर को कहाँ लेंगे? x अक्ष पर, विभवांतर x अक्ष और धारा जो है y अक्ष पर लेंगे। ठीक।
यदि यह सरल रेखा तो चालक, यदि ये सरल रेखा बनती है इस तरीके से, ये सरल रेखा यानी एकदम सीधी रेखा अगर बनती है, यदि ये सरल रेखा आता है तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा सरल रेखीय ग्राफ ओम के नियम का पालन करती है। अगर सीधा आएगा तो ये ओम के नियम का पालन करेगा, वरना नहीं करेगा। अर्थात चालक के स्थिरांक यानी इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है।